हाय गाइस, कैसे हैं आप? लेट अस डिस्कस अनदर टॉपिक, नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स। नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स ये किसने दिया था? ये एलपी विद्यार्थी थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उन्होंने नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स दिया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी, बड़ी ही शानदार बुक थी, जिसका नाम था द मेलर ए स्टडी इन नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स। तो इन्होंने मेलर को, एक ट्राइब थी, उनके ऊपर स्टडी किया। तो उन्होंने कहा कि इंटरेक्शन है। तो जो इन्होंने बेसिकली कल्चर को डिवाइड किया तीन हिस्सों में, ठीक है? नेचर में, मैन में और स्पिरिट में, तीन हिस्सों में डिवाइड किया। तो इन्होंने कहा कि कम्प्लेक्स बन रहा है। कैसे बन रहा है? इंसान की इंटरेक्शन है, डिपेंडेंस है नेचर के साथ, और कैसे वो सुपर नेचुरल के साथ भी उसका बिलीफ है, वो उन पे विश्वास रखता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे विश्वास रखता है। तो उससे जो कम्प्लेक्स बनता है उसको हम बोलते हैं नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स। तो नेचर मैन जो है इसमें सेंटर में है। तो नेचर से कैसे वो इंटरेक्ट करता है? वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता है, ठीक है? तो बेसिक हंगर करता है वो, ठीक है? हंटिंग, देखो, हंटिंग करता है वो वहां पे, हंटिंग एंड गैदरिंग करता है, ठीक है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता है, और फॉरेस्ट से वो बड़ी सारे हर्बल्स, रूट्स, फ्रूट्स कलेक्ट करता है, ठीक है? हंटिंग एंड गैदरिंग, गैदरिंग का काम करता है। और गैदरिंग किस चीज की करता है? फ्रूट्स की गैदरिंग करता है, हर्बल मेडिसिन की गैदरिंग करता है, फ्रूट्स की करता है, फ्यूट की करता है, रूट्स की करता है, ठीक है? तो अब ये है कि वो बोलते हैं कि स्पिरिट। अब स्पिरिट में क्या करते हैं? जब उनके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी आत्माएं जो है वो जंगल में वास करती हैं। तो वो उन स्पिरिट्स की पूजा करता है, ठीक है? तो अब उनको हम बोलते हैं गोसाइयां, ठीक है? अब वो उन स्पिरिट्स की पूजा करते हैं, और कोई भी काम करना हो उनको, वो गोसाइयां की अप्रूवल लेके ही काम को आगे करते हैं, ठीक है? तो अब मैन, मैन में बेसिकली आ गया सोशल बीइंग, उसका फैमिली, उसके रिश्तेदार, ये सारे मैन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, तो आपके बेसिकली ये जो है इंटरेक्शन जो है वो, अब नेचर को, इसकी एक इक्वेशन दी थी, नेचर इनटू मैन इनटू स्पिरिट इज इक्वल टू कल्चर, दैट इज ए कांस्टेंट। ओके, अजम्पशन। अब लेस्ले वाइट जो थे, उन्होंने आपको याद होगा कि हमने एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में लेस्ले वाइट ने एक थ्योरी दी थी, एनर्जी इनटू एवोल्यूशन इज इक्वल टू एनर्जी इनटू टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू कल्चर। तो जो दोनों अगर लो है तो कल्चर लो होगा, अगर दोनों में से एक भी लो है तो कल्चर लो होगा, ठीक है? कि जो है वो कांस्टेंट है। तो इसकी रेलेवेंस देखा जाए, अब नेचर मैन स्पिरिट तो कम्प्लेक्स पढ़ लिया हमने, तो इसकी रेलेवेंस क्या है? तो देखो, हम एक तो हम उनका जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टडी कर पाते हैं, रिलीजियस बिलीफ, ट्राइबल सोसाइटीज के स्टडी कर पाते हैं, और उनकी डिपेंडेंसी को, नेचुरल सराउंडिंग्स उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, वो उनके लिए हम सोच पाते हैं। और हम जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको हम अच्छे से बता पाते हैं, कन्विंस कर पाते हैं कि इनके लिए फॉरेस्ट की रेलेवेंस क्या है, इनके लिए स्पिरिट्स की रेलेवेंस क्या है, ठीक है? इनके लिए फॉरेस्ट एक सिर्फ नेचुरल रिसोर्स नहीं है, वो इसके साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। ओके, अब इसकी एलपी विद्यार्थी ने, इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, अब आपको इसमें इस कॉन्सेप्ट को जब अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, अब क्वेश्चन आता है कि रोल क्या है एंथ्रोपोलॉजी का, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के बारे में लिखिए, तो आप नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स जो कि एलपी विद्यार्थी ने दिया था उसको आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में। ओके, तो अब रिहेबिलिटेशन करनी है, जो बेचारे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करना है, तो ये कॉन्सेप्ट हेल्प करता है, ठीक है?
हेल्प करता है। ठीक। अब अब कंक्लूजन कंक्लूजन क्या क्या कहें कहें कि कि कंक्लूजन कंक्लूजन ट्राइबल ट्राइबल इंडिया इंडिया में में इसका इसका रिलेशन जो रिलेशन है जो वो है वो कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट का है। है। ठीक है, ठीक है, तो तो ये ये सोसाइटी सोसाइटी को को अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करने में करने में हेल्प हेल्प करता करता है, है, पॉलिसी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में फॉर्मुलेशन में हेल्प हेल्प करता करता है है और और सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में डेवलपमेंट में हेल्प हेल्प करता है। करता है। ओके, ओके, ये था ये था नेचर नेचर मैन मैन स्पिरिट स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ये दिया था था एलपी एलपी विद्यार्थी ने। विद्यार्थी ने। देखो हमने हमने डब्ल्यू एच वाइजर वाइजर ने ने कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट दिया दिया था, था, उसकी उसकी स्टडी स्टडी कर कर रहे रहे हैं। हैं। मन मन श्रीनिवासन ने श्रीनिवासन ने कॉन्सेप्ट दिया कॉन्सेप्ट था, दिया था, उसकी उसकी स्टडी स्टडी कर कर रहे रहे हैं। हैं। फिर फिर हमें हमें ये ये एन के एनके बॉस बॉस ने ने स्टडी स्टडी किया किया था, था, है ना, ठीक है, ठीक है, हिंदू हिंदू अडॉप्शन ऑफ अडॉप्शन ट्राइबल ऑफ अब्जॉर्प्शन, ट्राइबल अडॉप्शन ऑफ हिंदू, हिंदू हिंदू अडॉप्शन ऑफ अडॉप्शन ऑफ ट्राइबल ट्राइबल अब्जॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन हमने हमने पढ़ा पढ़ा था, था। किस तरह किस से तरह से इंटरेक्शन हो इंटरेक्शन रही हो है रही है ट्राइबल ट्राइबल पीपल में पीपल में और और कास्ट पीपल में। कास्ट पीपल। ओके, इसके अलावा मेलर्स की स्टडी की है, कोन्स एंड कौन सा ओरिया ओरिया की की स्टडी की स्टडी थी की थी एफजी एफजी बेले ने। बेले ने। तो तो इन इन चीजों को चीजों को आपने आपने याद याद रखना है, रखना है, केस केस स्टडीज को स्टडीज को याद याद करना है, करना है, रेलेवेंट रेलिवेंट एग्जांपल्स एग्जाम्पल्स कॉन्टेम्परेरी कॉन्टेम्प्रेरी एग्जांपल्स को एग्जाम्पल्स को देखना है। देखना अब आपने देखना है कि है। बुद्धिज्म का, बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, जैनिज्म का, इस्लाम इस्लाम का, का, क्रिश्चियनिटी का क्रिश्चियनिटी का इंडियन इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या सोसाइटी के असर ऊपर पड़ा। क्या असर पड़ा। तो सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है इंडिया में वो हिंदुइज्म है। सबसे बड़ी ओके, अगर हम सेंसेक्स 2011 की बात करें तो 11 हिंदुइज्म की बात तो जो है वो जो है नंबर वन कम्युनिटी है। दूसरे नंबर पे है इस्लाम और तीसरे नंबर पे है क्रिश्चियन, ठीक, और चौथे नंबर पे है सिख और पांचवें नंबर पे है बुद्धिज्म और छठे नंबर पे है जैनिज्म। ठीक है, तो ये मेनली ये रीजन्स हमारे रिलीजन्स जो है वो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब अब देखिए देखिए बुद्धिज्म बुद्धिज्म की की बात बात करते करते हैं तो हैं तो बुद्धिज्म का बुद्धिज्म क्या इम्पैक्ट का पड़ता है इम्पैक्ट हमारे पड़ता है इंडियन हमारे सोसाइटी इंडियन में। सोसाइटी ओके, के। अब इंडियन में कास्ट सिस्टम है, सिस्टम तो ये ये कहता है कि कहता है कास्ट कास्ट सिस्टम जो सिस्टम है जो वो है वो इनइक्वालिटी लाता है सोसाइटी में। सोसाइटी में। तो बट तो ये कहता है कि हमने इनइक्वालिटीज को वो खत्म कहता है करना कि है। ठीक है, तो इसको खत्म। ठीक है, अब बुद्धिज्म कहता है कि एग्रीकल्चर करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, अवेयरनेस होनी चाहिए विलेज फोक के बीच में। देश को। ठीक है, और इसने कहा और इसने एग्रीकल्चर ही नहीं होना चाहिए, होना ट्रेड भी होना चाहिए, चाहिए ट्रेड भी फॉरेन लैंड्स के साथ, तो लैंड्स इकोनॉमिक लाइफ की भी इस पर कंट्रीब्यूशन है। की भी। ठीक है, और इन्होंने और कहा इन्होंने कि कहा कि अब किंग्स को आपको जो 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 पीसेंट्स हैं पीस है उनको सीड्स सप्लाई सीट करनी चाहिए, सप्लाई करनी कैटल चाहिए, सप्लाई करनी चाहिए, इम्प्लीमेंट्स सप्लाई करनी सप्लाई चाहिए। करनी चाहिए। ठीक है, जो उसकी ठीक है, एरिया के अंदर जो जो लैंड आती है उस लैंड एरिया को कल्टीवेट करने के लैंड लिए लैंड राजा का काम है कि वो करने सीड्स के लिए राजा का दे लोगों को, कि उनको अगर उनको टाइटल दे गाइड पीसेंट्स को। जो बुद्धिज्म ने इसके ऊपर ने फोकस किया फोकस है। किया। तो देखो सोशल सोसाइटी पे भी उसका असर है, इकोनॉमिक पे भी उसका असर सोसाइटी है बुद्धिज्म का। अब पॉलिटिकल उसका लाइफ के असर ऊपर क्या असर इकोनॉमिक है, का बुद्धिज्म देखो का पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर असर क्या है। पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल लाइफ पर। अब इंडिया में बड़े सारे मॉन्क्स थे, स्कॉलर्स थे जिन्होंने बुद्धिज्म को कैरी किया फॉरेन कंट्रीज में। ठीक है, अब तो फॉरेन वो इंडिया को इंडिया को मानते थे मानते एक थे हॉली हॉली लैंड, लैंड, तो तो एक एक क्रेडल है क्रेडल है फेथ फेथ का। का। ओके, ओके, अब अब देखो देखो इसके जो बुद्धिज्म के इसके जो प्रिंसिपल्स जो थे प्रिंसिपल वो वो बड़े बड़े सारे सारे जो हमारे जो रूलर्स हमारे थे रूल्स थे उनके लिए वो उनको गाइडिंग गाइडिंग प्रिंसिपल्स का काम किया उन्होंने। ठीक है, प्रिंसिपल किया उन्होंने। ठीक है, ओके, तो ये प्रिंसिपल्स इनके जो थे कहाँ हिंसा के प्रिंसिपल्स थे, इनका कहते नॉन वायलेंस को मानते थे। हिंसा के तो कहते हैं इसके यूजफुल इफेक्ट भी हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। इनका कहना था कि शांति बनाए रखो जैसे भी करके, पीस होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, और कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए इन्वेडर्स के साथ, ये इनका बुद्धिज्म का मानते मानना था। तो इन्होंने पॉलिटिकल कहते बड़े सारे राजाओं के लिए पॉजिटिव जो इफेक्ट गाइडिंग पड़ते प्रिंसिपल्स का काम हैं किया। तो रिलीजियस लाइफ है, जैसे भी तो रिलीजियस लाइफ का क्या कहना है, जो रिलीजियस लाइफ में बुद्धिज्म बुद्धिज्म जो है एक सिंपल था, रिलीजन था एक। ठीक है, तो इन्होंने जो कंट्री को स्पिरिचुअली रेस किया, सिंपल ठीक है, एनलाइटन किया। था ओके, था एक। ठीक है,
तो ये अब इसको अगर हम कंपैरिजन करें क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम को, जिन्होंने पावर का इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल पावर हो, सोशल पावर हो, जहाँ मिलिट्री पावर हो, अपने फेथ्स को स्प्रेड करने के लिए इन्होंने किया, लेकिन बुद्धिज्म जो था वो ये कहता था कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा तो ये लव, नहीं प्यार की बात करता था, कंपैशन की बात करता था, जितने भी नॉन वायलेंस की बात करता था, रिलीजियस पे भी इसने अच्छा इम्पोर्टेंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया। ओके, अब देखो लैंग्वेज के ऊपर भी इसका अच्छे से इसने कंट्रीब्यूट किया। करता। अब देखो, अब जो बुद्धिस्ट के जितने भी टेक्स्ट थे वो पाली लैंग्वेज में थे, जो ठीक है। जिसकी टेक्स्ट तो पाली लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, उसकी पाली लैंग्वेज की ग्रोथ में उसको उसको स्प्रेड करने में हेल्प की, ठीक है। तो अब बड़ा सारा इन्फ्लुएंस देखने के साथ साथ इसका कार्ड के ऊपर भी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो इसका इन्होंने कहा कि आर्ट की एक्टिविटीज होनी चाहिए, आर्किटेक्चर बनाने चाहिए, ठीक है। तो आर्ट के को भी फेवर किया इसने। तो इन्होंने कहा कि बड़े सारे बेसिकली बुद्धिस्ट के मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो मिलते हैं आपको, ठीक है। तो स्टूपास मिलते हैं आपको, ठीक है। तो आर्किटेक्ट जैसे बनाए गए स्टूपास की फॉर्म में, विहारास की फॉर्म में, चैत्यास की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो बुद्धास के जो आर्किटेक्चर है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, अजंता में देखने को मिलते हैं, इलोरास में देखने को मिलते हैं। ओके, तो इम्पैक्ट जो था बुद्धिज्म का हिंदू सोसाइटी के ऊपर, इंडियन कल्चर के ऊपर ग्रेट था, इम्पैक्ट था ठीक है। हिंदू सोसाइटी अब बात करते हैं हम इम्पैक्ट बुद्धिज्म की बात की, अब हमने बात की करते हैं जैनिज्म की। अब जैन का क्या असर था हिंदू सोसाइटी पे। अब जैनिज्म ने क्या इम्पैक्ट किया, तो इनके 24 लीडर्स थे और तीर्थंकारास थे, और या फिर इनके 24 लीडर्स थे, ठीक है। तो काफी सारे जैन्स इंडिया में रहते हैं, और ये ज्यादा कहाँ पे मिलेंगे आपको, महाराष्ट्र में मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे। तो बहुत ही इसका इम्पैक्ट रहा है जैनिज्म का, ठीक है। तो अब बुद्धिज्म के ने भी, जैसे बुद्धिज्म ने कहा कि कास्ट की वजह से इनइक्वालिटीज है, तो इन्होंने भी कास्ट के अगेंस्ट इन्होंने भी स्पीक किया, ब्राह्मणियन सुपरमजी किया। के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। तो बुद्धिज्म जो है वो ये कहते हैं कि लोअर कास्ट के पास भी राइट है एजुकेशन अटेन करने का, नॉलेज अटेन करने का। तो जैन के भी मॉक्स होते हैं, तो ये भी लोअर क्लास फैमिली से फूड एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। तो इनका भी एटीट्यूड जो था, कहते थे कि ट्रेडर्स के लिए, मर्चेंट्स के लिए, कि ट्रेड करना चाहिए उनको, है ना, राजा को, प्रजा को जानवर की सप्लाई करनी चाहिए, सीड्स की सप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो स्लेव्स की हालत को सुधारने में जैनिज्म ने
बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब इसका इकोनॉमिक लाइफ में क्या इम्पैक्ट है? अब अब जैनिज्म जो है वो प्राइवेट सोशल लाइफ के ऊपर, इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर जो है वो काफी असर दिया इसने। तो जैसे बुद्धिज्म ने कहा कि ट्रेड होना चाहिए, एग्रीकल्चर करना चाहिए, ठीक है, तो ट्रेड भी करना चाहिए। ओके, तो इन्होंने कहा कि अर्बन कल्चर को इन्होंने बढ़ावे देने के लिए कोशिश की। फॉरेन ट्रेड के ऊपर इन्होंने फोकस किया। इन्होंने कहा कि फॉरेन ट्रेड को फैसिलिटेट करना चाहिए। ओके, तो इन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ना उसके ऊपर बैन लगना चाहिए। उसके ऊपर इन्होंने जो लैंड ओनिंग, बड़े बड़े जिम्मेदारों के पास बड़ी ज्यादा मात्रा में लैंड होती है, तो उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। एक लिमिट तक ही लैंड किसी को देनी चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक लाइफ को भी इम्पैक्ट किया, सोशल लाइफ को भी इम्पैक्ट किया, पॉलिटिकल लाइफ को भी इम्पैक्ट किया। तो पॉलिटिकल लाइफ को कैसे इम्पैक्ट किया? तो इन्होंने चंद्रगुप्ता मौर्य जो थे, ठीक है, तो वो भी जैनिज्म से प्रभावित हुए। ठीक है, तो इन्होंने नॉन वायलेंस को का रास्ता अपनाया, तो ये काइंड हार्टेड बन गए, टॉलरेंट बन गए। तो जैनिज्म का पॉलिटिक्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा। तो मॉडर्न पोजीशन देखा जाए, अब इसका रिलीजियस के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा। इसने आर्ट एंड लिटरेचर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, लैंग्वेज के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा बुद्धिज्म का। अब मॉडर्न पोजीशन देखें, ये तो अब ये मिशनरी फेथ नहीं रहा है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि अपने आप को किसी लैंग्वेज के साथ एसोसिएट करते हैं कि ये टेरिटरी के साथ एसोसिएट करते हैं। ठीक है, इनका जो वैल्यू है वो है नॉन वायलेंस। ठीक है, अब इस्लाम का क्या कंट्रीब्यूशन, क्या इम्पैक्ट रहा है इंडियन सोसाइटी के ऊपर? इस्लाम अब 2011 की सेंसस में कहती है कि इस्लाम जो है वो सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है इंडिया में, इंडिया का। तो इंडिया में जब कब आया? इंडिया में 18th सेंचुरी एडी आया। 18th सेंचुरी में, 10th सेंचुरी में आया, 10th सेंचुरी एडी में इस्लाम आया। तो अब इंडिया में तो लार्जेस्ट रिलीजन था ये, सेकंड। तो इसकी करीब करीब 14.2% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, ठीक है, वो इंडिया में रहती हैं। ओके, तो इसके जो इंडियन मुस्लिम है वो सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम से बिलोंग करते हैं, शिया से बड़े कम है। तो इनका भी अपना एक सोशल लाइफ, तो इनका भी अपने जैसे कास्ट सिस्टम में अलग हायरार्की थी, इन्होंने भी एक अलग एथनिक सिस्टम जो है वो किया, स्टार्ट किया। तो जैसे मैं बताता हूँ, मुगल्स हैं, पठान्स थे, सैयद्स थे, शेख्स थे, तो ये क्या बन गए? ये अपर स्टाटा बन गए। ये बन गए अपर स्टाटा, और अपर रूलर्स थे अमंग द मुस्लिम्स। ओके, तो अब द सैयद्स, शेख्स, मुगल्स, पठान्स, इनको क्या कहा जाने लगा? अशरफ, ये हायर ऑर्डर के। और जो कन्वर्ट्स थे, ठीक है, जो लोअर कास्ट के जो लोग थे, ठीक है, लोअर कास्ट मेंबर्स के जो लोग थे, जो कन्वर्ट्स थे, तो उनको कहाँ गाने लगा? उनको क्या बोलने जाने लगा? अजलफ, ए लोअर ऑर्डर, अशरफ, अजलफ। ठीक है, तो जो फर्स्ट जनरेशन के कन्वर्ट्स थे, तो जो ब्राह्मण्स थे वो सैयद्स बन गए, जो राजपूत थे वो मुगल्स बन गए, शेख्स बन गए, पठान्स बन गए। ठीक है, और कुछ ऑक्यूपेशनल कास्ट से भी आए, वैश्या से, शूद्रा से, ठीक है, नाई हो गए, ठीक है,
कुमार हो गए, तेली हो गया ऑयल मैन। तो ये क्या थे, ये भी कन्वर्ट्स हो गए, पर ये लोअर स्टाटा में कन्वर्ट हुए। ओके, तो इन्होंने कहा कि मुस्लिम सोसाइटी जो है वो अर्बन में ही रहना चाहिए मुस्लिम्स को। तो ये ज्यादा इनका होता है कि हमने सुख सुविधाएं लेनी है ज्यादा से ज्यादा, तो इनको प्रेफरेंस थी कि हमें अर्बन सेंटर्स में रहना है। तो बड़े सारे अर्बन सेंटर्स इन्होंने डेवलप किए इंडिया में, चाहे वो इलाहाबाद है जिसको आप प्रयागराज बोलते हैं, अहमदाबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद, औरंगाबाद, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, तो तो अब अर्बन एरियाज में एरियाज ये में ज्यादा ज़्यादा क्वांटिटीज में क्वांटिटी होते में हैं, होते रूरल हैं। एरियाज में कम होते हैं। तो रूरल वीमन का का अगर अगर तो ये इनका स्टेटस था सोशल लाइफ पे। इन्होंने इन्होंने अर्बन अर्बन सेंटर्स बड़े सेंटर्स सारे बड़े बनाए। बनाए। इन्होंने भी भी हायर कास्ट के कास्ट लोग के होते लोग थे, होते थे, अपर कास्ट अपर के लोग कास्ट होते थे, के लोअर लोअर कास्ट के कास्ट लोग होते थे। ओके, तो तो इन्होंने इन्होंने भी भी क्या क्या किया, किया, अब वीमन की स्टेटस की बात करें तो वीमन में अगर हम देखें तो तो पर्दा पर्दा सिस्टम सिस्टम जो जो था था वो वो कैसे कैसे आया, आया, वो वो आया आया मुस्लिम रूल मुस्लिम की रूल वजह की से। वजह से। ठीक है, तो अब रिजिडिटी थी उसमें, ड्रेस कोड जो होता था वुमेन का, जैसे बुरखा होता था, हिजाब होता था। ठीक है ना, तो उनको ये कहा जाता था कि आपने घर पे ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना। ठीक है, तो वुमेन की पोजीशन देखा जाए तो डिटीरियोरेट ही हुई। तो फीमेल इन्वेंटिसाइड्स की बड़े सारे जो अ, इसमें देखने को बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं। अब इस्लाम में फीमेल इन्वेंटिसाइड्स थी, तो हिंदूस ने भी फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को अडॉप्ट किया। ठीक है, अब चाइल्ड मैरिज, मैरिज नॉर्म, ये भी था मुस्लिम में ज्यादा प्रोमिनेंट था। तो जो चाइल्ड मैरिज का कौन सा ऐसे बोला जाता है कि वो मुस्लिम में था, फिर वो हिंदू में भी आ गया। फीमेल फीमेल इन्फेंटिसाइड जो इन्फेंटिसाइड थी जो वो थी वो मुस्लिम में थी, वो भी हिंदू में आ गई। हिंदू वीमन में पर्दा सिस्टम में था, पर था, तो तो हिजाब था, हिजाब तो था, वो धीरे वो धीरे धीरे जैसे धीरे जैसे घूंघट का कॉन्सेप्ट वो भी इंडिया में आया, हिंदू सोसाइटी में आया। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन डिशेस ये ज्यादा खाते थे। खाते ठीक है, सलवार कमीज बार ये इनके के नॉर्थ इंडिया में इनके में इनके कपड़े थे। कपड़े थे। तो ये था इनका इनका सोसाइटी के ऊपर सोसाइटी के इफेक्ट इफेक्ट क्या क्या पड़ा, पड़ा, है ना, है ना, मैरिज के मैरिज के ऊपर ऊपर इफेक्ट इफेक्ट पड़ा। पड़ा। हम मैरिज मैरिज की की बात कर बात कर सकते हैं, सकते हैं, विमेंस की वुमेन्स की बात बात कर कर सकते सकते हैं, हैं, है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ। अब इकोनॉमिक लाइफ में क्या हुआ, इन्होंने वैसे ये प्रेफर करते थे अर्बन सेंटर्स में रहना। ठीक है, तो ये अर्बन एरियाज में ही प्रेफर करते थे। तो बहुत सारी सिटीज जो थी वो इन्होंने अर्बन सेंटर्स जो है वो इन्होंने एस्टेब्लिश किए। ओके, तो अब ये ट्रेड भी करते थे अदर रूलर्स के साथ, अदर यूरोपियन कंट्रीज के साथ, एशियन कंट्रीज के साथ। ओके, अब पॉलिटिकल लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा, तो अब जो रूलिंग क्लास जो थी, हायर कास्ट की जो क्लास थी, वो थे फॉरेन ओरिजिन के, जैसे सैयद, शेख्स, मुगल्स, पठान्स। ठीक है, जो अशरफ थे। तो इन्होंने कोशिश की पॉलिटिकल यूनिटी बनाने की, फ्रेंडली रिलेशन एस्टेब्लिश करने की। अब कितना किया नहीं किया, कितना हुआ, फ्रेंडलीनेस हुआ या डिवीजन हुई, वो तो एक डिबेट का विषय है। ठीक है, तो इम्पैक्ट किया हिंदू मुस्लिम्स के ऊपर। अब इम्पैक्ट आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं और नेगेटिव भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इस्लाम ने कोशिश, क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट करना था रिसोर्सेज को इंडिया के, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टार्ट किया रूलर्स ने। ठीक है, तो 200 साल जो थे मुगल रूल के, ठीक है, उन्होंने एक नॉर्थ इंडिया को एक सिंगल सेंटर बनाया। ठीक है, एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन दिया, और हिंदू रूलर्स ने भी
उसको एडमिनिस्ट्रेशन को कॉपी किया। ठीक है, अब इन्होंने फोर्टिफिकेशन बड़ा ज़्यादा किया, बहुत सारे इन्होंने हिंदू के राजा थे, उन्होंने भी किले वगैरह बनाए। ठीक है, तो अब स्लेव्स का कॉन्सेप्ट ये मुस्लिम्स रखते थे अपने साथ स्लेव, तो हिंदुओं ने भी इसको अडॉप्ट करना शुरू किया। तो अब देखें ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हैं, सोशली लाइफ इम्पैक्ट हुई है ना, तो इकोनॉमिक लाइफ भी इम्पैक्ट हुई है ना। स्लेव सिस्टम इन्होंने मतलब वहाँ से फ्रेंच वालों ने बड़े बड़े किले बनाए, तो इन्होंने भी रूलर्स ने भी इनको देख के बनाए किले। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसको वन किया। ठीक है, तो इन्होंने भी कॉपी किया उसको। अब रिलीजियस लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, जो वो अपर क्लास थी वो बेसिकली थे फॉरेन ओरिजिन के, तो उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल करने के लिए, ठीक है, एक राजा जब उसने जगह पे कब्जा किया, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एक्वायर की, तो एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। ओके, तो अब रिलीजियस लाइफ में क्या इम्पैक्ट हुआ, तो सूफी के अपने सेंट्स थे, हिंदू के अपने सेंट्स थे। ठीक है, तो अब रिलीजियस लाइफ की बात करें तो कहा कि जो हिंदू और मुस्लिम है उनके जो राम और रहीम है वो सेम है, वन एंड द सेम ही। ठीक है, अब ऑल दिस इन्फ्लुएंस अकबर, कबीर, नानक, अदर्स, अकबर ने क्या किया, एक इंट्रोड्यूस किया था रिलीजन, दिन इलाही। कबीर ने क्या फाउंड किया, कबीर पंथी। नानक ने फाउंड किया सिखिज्म। तो इससे रिलीजियस लाइफ को इम्पैक्ट बना, है ना। तो अब इस्लाम ने ही प्रेरित किया राजाओं को कि अपने रिलीजन को की सुरक्षा करनी है, अपने कल्चर की सुरक्षा करनी है, आक्रमणकारियों से अपने आप को बचाना है। ठीक है, अब जितनी भी इस्लामिक वैल्यूज थी, अब क्या पता राजपूत को, मराठास को, सिख्स को, किंग ऑफ विजयनगर किंगडम को, ये भी अपने इन्वेडर्स की फाइट करते थे, अपने रिलीजन को बचाते थे, अपने कल्चर को बचाते थे। ये रिलीजियस लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट था। लैंग्वेज के ऊपर भी इम्पैक्ट किया, क्योंकि उर्दू जो है वो लैंग्वेज इंडिया में लाई इस्लाम ने। और संस्कृत ये कहते हैं अरेबिक, पर्शियन, पर्शियन लैंग्वेज ने इन्फ्लुएंस किया इंडियन लैंग्वेज को, उर्दू का जन्म हुआ। ठीक है, तो बड़े सारे मुस्लिम जो थे उन्होंने हिंदी की विकेबलरी को एनरिच किया। इस्लाम ने एजुकेशन के भी ऊपर भी फोकस किया। इन्होंने कहा कि मुस्लिम के चिल्ड्रों को मदरसा में फोकस होना चाहिए। जो आज की मदरसा है जी कब की शुरू हुए हैं, ये मुगल्स के टाइम पे जब इस्लामिक रूलर्स यहाँ पे इंडिया पे आए थे 10th सेंचुरी एडी में, तो ये फॉरेन ओरिजिन्स के हैं। तो ये इन्होंने जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप की। ठीक है, तो मुस्लिम रूलर्स जो है इन्होंने अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस सेटअप की, जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, आगरा में यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी सारी इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ सेटअप की है। आर्ट एंड क्राफ्ट में तो इनका है, ये बड़े सारे आर्किटेक्चर्स इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, तो इन्होंने हिंदू आर्ट को भी अडॉप्ट किया, हिंदू ने मुस्लिम इस्लाम आर्ट को अडॉप्ट किया, इंटीग्रेशन हुई, इंटरेक्शन हुई। ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, बुलंद दरवाज़ा हो गया। ठीक है, और अब कंटेम्प्रेरी पोजीशंस क्या है इनकी, मुस्लिम्स ने देखो, अब देखा जाए आपका व्यू कैसे बनता है। देखो, अब बुक्स में, अब हर चीज बुक्स में ये कहना कि सही ही लिखी होगी, हिस्ट्री सही ही लिखी होगी, इसके ऊपर भी डिबेट बनती है, इसके ऊपर भी डिबेट हो सकती है ना। तो
अब क्या इम्पैक्ट पड़ा, कॉन्टैक्ट में आए, हिंदू मुस्लिम के कॉन्टैक्ट में आए, अर्बन सेंटर्स बने, फतेहपुर सिकरी बनी, बुलंद दरवाज़ा बना, ताजमहल बना, बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो मुस्लिम रूलर्स ने बनाए, है ना। डिस्ट्रक्शन भी की इन्होंने हिंदू टेम्पल्स की, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि हिंदू जो है वो मूड रूप से दयालु होता है, तो आर्ट फ्लॉरिश हुआ, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करना है, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, ये सीखा, ये एक दूसरों से सीखा, राजपूत ने मुस्लिम से सीखा, मुस्लिम ने राजपूतों से सीखा। तो अब सूफी सेंट्स थे हिंदू के, सूफी के, तो उनकी आपस में इंटरेक्शन हुई, इन्होंने ये भी कहा राम रहीम एक है। हिंद उर्दू पर्शियन लैंग्वेज के कांटेक्ट में आने से हिंदू का जन्म, उर्दू का जन्म हुआ, उर्दू आया इंडिया में, ठीक है। तो जो इसमें अपर कास्ट के लोग थे, जो फॉरेन ओरिजिन के थे, सैयद, पठान, मुगल्स, ये बाहर से आए हैं, लोअर कास्ट के लोग जो थे वो भी, उन्होंने भी इस्लाम को अडॉप्ट किया, इस्लाम हिंदू आर्ट को अडॉप्ट किया, इस्लाम ने हिंदू ने मुस्लिम इस्लाम आर्ट को अडॉप्ट किया, ठीक है। अब कंटेम्पररी पोजीशंस क्या हैं, इश्यूज क्या है मुस्लिम्स के। अब देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी ने कैसे इम्पैक्ट किया, तो मुस्लिम जो है, इस्लाम आया कब, 10th सेंचुरी एडी में आया, ठीक है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री है कितनी, करीब करीब 200 साल पुरानी हिस्ट्री है, उससे पहले मुस्लिम्स पहले आए थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जो सेंट थे, सेंट थॉमस, वो केरला में पहुंचे, कब, 52 एडी में केरला में पहुंचे। तो अब ब्रिटिशर्स थे जो, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे लाया। अब इन्होंने, क्रिश्चियनिटीज ने कॉलोनीज रही इंडिया 150 साल तक, 200 साल तक, है ना। तो क्रिश्चियनिटी लेके कौन आया इंडिया में, ब्रिटेन लेके आया, ठीक है। तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सेट किया इंडिया में, है ना। क्रिश्चियन के रूलर्स आए इंडिया में, उनके एजेंट्स आए। तो क्रिश्चियनिटी क्या था, इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन, ठीक है। तो सोशल लाइफ में क्या इम्पैक्ट हुआ, अब मुस्लिम ने क्या इम्पैक्ट किया, वुमेन के ऊपर इम्पैक्ट किया, पर्दा सिस्टम आया, है ना। तो इन्होंने बड़े सारे जो हैं कास्ट को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। तो इन्होंने भी कास्ट के अगेंस्ट स्पीक किया, एक्सप्लॉइट किया रादर। तो बड़े सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, फ्रेंच इंडियन, पोर्चुगीज इंडियन, बट एंग्लो इंडियन, ये एक डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है जो इंडिया में है। तो ये लेके आए, एथनिक ग्रुप्स लेके आए। और इस्लाम भी एथनिक ग्रुप्स लेके आए, हम बोल सकते हैं, क्रिश्चियनिटी भी लेके आए। अब इकोनॉमिक लाइफ, अब इन्होंने इकोनॉमिक लाइफ में क्या से इम्पैक्ट किया, इन्होंने देखो, इन्होंने टेक्नोलॉजी लाई इंडिया में, रेलवेज लाई इंडिया में, इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री, सब कुछ इन्होंने किया। इकोनॉमिकली इंडिया को एडवांस भी किया इन्होंने। तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी सेटअप किया इंडिया में, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन में स्पीड आई,
ठीक है। तो जो इंडिया में पास जजमानी सिस्टम था उसको एक धक्का दिया, है ना। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स आए इंडिया में, बैंक्स आए, पार्टनरशिप फर्म्स आए, शेयर मार्केट्स आए, ये इंडिया में एस्टेब्लिश हुए। तो इनका इकोनॉमिक लाइफ तो था ही था इंडिया में। अब बात करते हैं पॉलिटिकल लाइफ की। अब पॉलिटिकल लाइफ ने कैसे, क्योंकि पॉलिटिकल लाइफ की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्होंने इंडिया पे सेट किया। इंडिया को रूल करने के लिए इन्होंने अपना जो सिस्टम था वो सेट किया। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, वो ब्रिटिश ने इंडिया में लाई। ठीक है। तो तो कोर्ट्स, लॉज, पंचायत, ये सारी चीजें। तो ट्रेडिशन में क्या था, पंचायत होती थी, खास पंचायत होती थी। इन्होंने क्या किया, लेजिस्लेशंस लाए, इन्होंने पुलिस लाई, इन्होंने कोर्ट्स लाए, लीगल सिस्टम लाया इंडिया में। ठीक है। तो अब क्रिश्चियनिटी ने कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी दी है इंडियंस को फ्रीडम के फाइट के लिए। तो इन्होंने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को जो है वो इनके आइडिया से इन्फ्लुएंस हुए, चाहे वो बड़े सारे सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार पटेल हो, गांधी जी हो, बिपिन चंद्र पाल हो। अब रिलीजियस लाइफ क्या है, रिलीजियसली कैसे इम्पैक्ट किया। अब क्रिश्चियनिटी ने मटीरियलिज्म में, पहले इंडियंस क्या थे, स्पिरिचुअलिज्म थे। तो इनके जो रिलीजियम का फॉर्म कैसे आया, इन्होंने मटीरियलिज्म को फेवर किया। ठीक है। तो स्पिरिचुअलिज्म को डाइल्यूट किया इन्होंने। तो कन्वर्ट्स जो थे वो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया। बहुत सारे क्रिश्चियंस यहाँ पे आ गए। ठीक है। फेथ, क्रिश्चियन फेथ के लोग भी हो गए यहाँ पे यूनिक वे में। लैंग्वेज पे देखो, इंग्लिश इंट्रोड्यूस की उन्होंने, एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सेटअप की, आर्किटेक्चर इन्होंने इम्पैक्ट किया। ठीक है। यहाँ पे अर्बन प्लानिंग जो है ब्रिटिश की भी है, सिटी प्लानिंग जो है वो ब्रिटिश का रोल है उसमें। ठीक है। तो ये था इम्पैक्ट बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो देखो ये एंथ्रोपोलॉजी की ब्यूटी देखिए, आपको एक एक आपका माइंड जो है ना वो नई चीजों की नॉलेज गैदर करता है ना। हिस्ट्री में ये पढ़ोगे आप, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में ये चीजें पढ़ोगे, यही चीजें सोसाइटी में है। तो ये चीजें मतलब एक होलिस्टिक सब्जेक्ट है। इसमें आप हिस्ट्री भी पढ़ोगे एंथ्रोपोलॉजी में, तो कैसे ब्रिटिशर्स ने क्या क्या चेंजेस आई, पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस क्या आई इंडिया में, मुस्लिम्स के आने से पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस क्या आई, कैसे डाइल्यूशन हुई स्पिरिचुअलिज्म की, कैसे इंडिया के जो इविल्स थे वो कैसे एक्सपोज हुए, जो सुपरमसी थी हायर कास्ट लोगों की वो कैसे कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंची। बुद्धिज्म के आने से, जैनिज्म के आने से कैसे बड़े सारे तरीकों से इंडिया के लोगों को, रूरल लोगों को, अर्बन लोगों को इन्होंने इम्पैक्ट किया। बेसिकली कल्चरल एक्सचेंज हुआ, डिफ्यूजनिज्म कह सकते हैं हम, है ना। कल्चर का जब होता है एक्सचेंज तो नई चीजें सीखता है इंसान, अडॉप्ट करता है नए ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को अडॉप्ट करता है। ओल्ड ट्रेडिशंस में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने की कोशिश करता है, नए कल्चर्स में जो अच्छाइयां हैं उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। तो देखो हमारा जो व्यू है, लाइफ का व्यू, वर्ल्ड का व्यू कितना चेंज होता है एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने से। तो ये है ब्यूटी एंथ्रोपोलॉजी की। तो ये आपको डे टू डे लाइफ में भी आपको हेल्प करेगा। आपको एक कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सकता अगर आप पढ़े लिखे होंगे, अगर आपके पास एंथ्रोपोलॉजी की नॉलेज होगी, बायोलॉजिकली सोसाइटी की, कल्चर की नॉलेज होगी, तो कोई भी आपको, आज के टाइम पे लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो मैनिपुलेट हो गए हैं। आज के लोगों में ओपिनियन बन जाती है, उनको ये भी पता नहीं होता कि वो ओपिनियन बनाई गई है जब वो उन्होंने खुद से
एनालाइज करके ओपिनियन बनी है या ओपिनियन के ऊपर थोपी है। अगर आपके पास नॉलेज है, एंथ्रोपोलॉजी की नॉलेज है, तो आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो, आप खुद का दिमाग लगा के चीजों को इंटरप्रेट कर सकते हो और आगे डिसीजन ले सकते हो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हम पढ़ेंगे कि 18th सेंचुरी ग्रोथ कैसे हुआ, ग्रोथ डेवलपमेंट कैसी हुई इंडिया में, और जो 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में जो डिफरेंट ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, थिंकर्स थे, उन्होंने उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, और उसके बाद इंडिया की कंट्रीब्यूशन क्या थी, ट्राइबल स्टडीज होगी या फिर कास्ट की स्टडीज में क्या कंट्रीब्यूशन थी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो अब एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली इंडिया में कोई पुराना सब्जेक्ट नहीं है, ये यंग है, ठीक है। तो अब इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की बिगिनिंग कैसे हुई, तो सबसे पहले क्या हुआ, एशियाटिक सोसाइटी बनी बंगाल में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई। तो किसने, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का, बिगिनिंग पॉइंट था इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का। बट कोई कन्विंसिंग एविडेंस नहीं है कि एंथ्रोपोलॉजी इसके आने से हो गई। बट ये सही है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने क्या किया, एसेस दिए एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को लेके, एसेस लिखे थे, ठीक है। तो बट वो लिखे किसने थे उस टाइम पे, था कौन, मिशनरीज थे उस टाइम पे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, तो उनका तो कोई एकेडमिक इंटरेस्ट था नहीं, ठीक है। तो अब एंथ्रोपोलॉजी का सही मायने में बिगिनिंग तब हुआ जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये लगा कि जरूरत है कि इंडिया को जानने की, जिसको वो रूल कर रहे हैं उसको जानने की जरूरत है, ठीक है। तो वो एनालाइज करने लगे सोसाइटी की, कल्चर की, कि किस तरह से हम बेस्ट तरीके से इनके ऊपर हम रूल कर सकें, ठीक है। तो क्या हुआ कि कुछ इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो ब्रिटिश उनके क्योंकि ब्रिटिश उनके मास्टर्स थे, तो उनको वो हेल्प करने लगे एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क में, ठीक है। तो क्या हुआ, एक डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सेटअप हुआ वेरियस यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। अब एक अलग से डिसिप्लिन बना एंथ्रोपोलॉजी, रिसर्च का एक अलग से बना। तो वो किसने किया, एस.सी. रॉय ने, मजूमदार ने, बुरे ने, एस.सी. ट्यूब ने, एम.एन. श्रीनिवासन ने, एन.के. बॉस ने, एल.के. विद्यार्थी ने, सुरजीत सिन्हा ने, ठीक है। तो अब डिफरेंट फेजेस हैं, इसको हम फेजेस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम फेस करते हैं स्टार्ट फॉर्मेटिव फेज। तो जो 19th सेंचुरी का जो सेकंड फेज था ना, तब जो है वो एंथ्रोपोलॉजी की शुरुआत हुई। तो सबसे पहला आता है फॉर्मेटिव फेज। तो फॉर्मेटिव फेज में क्या हुआ, स्टडी होने लगी, ठीक है। तो जैसे रेडक्लिफ ब्राउन थे, इन्होंने अंडमान आइलैंडर्स के ऊपर स्टडी की,
टोडास के ऊपर WHR रिवर्स थे, इन्होंने टोडास की स्टडी की, नीलगिरी हिल्स के। ठीक है, तो अब जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, मिशनरीज थे, ट्रैवलर्स थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने जो स्टडी की इंडियन ट्राइब्स की, तो उसको वो पब्लिश करने लगे। जो एक तो था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, उसमें पब्लिश करने लगे। इसके अलावा और भी बड़े सारे जर्नल्स थे जिसमें वो अपने जो स्टडीज थी उनको वो उसमें डालने लगे। ठीक है, उसके बाद दो की बात मैंने बताई है आपको, रेडक्लिफ ब्राउन ने स्टडी की, है ना, WHR रिवर्स ने स्टडी की, ओके, HS रिस्ले ने स्टडी की, ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल, तो इन्होंने स्टडी की, SC रॉय ने, ओके, SC रॉय ने स्टडी की। तो ठीक है, तो एक RP चंदा थे, उन्होंने भी बुक लिखी इंडो आर्यन रेस के ऊपर 1916 में। ठीक है, अब देखो, अब जो SC रॉय आते हैं, इंडियन स्कॉलर्स थे SC रॉय। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या लिखे, इन्होंने मोनोग्राफ्स लिखे, बहुत सारे मोनोग्राफ्स लिखे, किसके ऊपर, मुंडा के ऊपर, हो के ऊपर, खरिया के ऊपर, ओरवान के ऊपर। SC रॉय ने क्या किया, इनके ऊपर जो है डिफरेंट मोनोग्राफ्स लिखे। ठीक है, तो SC रॉय ने काम किया, रेडक्लिफ ब्राउन ने काम किया, WHR रिवर्स ने काम किया, ओके। तो ये सारा काम हुआ किसमें फेज में, फॉर्मेटिव फेज में, मोनोग्राफ्स लिखे गए, ट्राइबल्स की स्टडी की गई, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी स्टडी की और ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने भी स्टडी की। अब उसके बाद दूसरा फेज आता है कंस्ट्रक्शन फेज। अब कंस्ट्रक्शन फेज में क्या हुआ, सोशल, अब इथनोलॉजीज के ऊपर फोकस किया गया। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी की गई। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सबसे पहले कहाँ पे सेट किया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और उसके बाद फिर अदर यूनिवर्सिटीज थी, दिल्ली की, लखनऊ की, गुवाहाटी की, वहां पे भी एंथ्रोपोलॉजी जो है वो आया। ठीक है, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेटअप हुआ 1945 में। तो कैसे देखो, कैसे एंथ्रोपोलॉजी की इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हुई, ग्रोथ कैसे हुई। ठीक है, कैसे कैसे मोनोग्राफ्स लिखे गए, इथनोलॉजीज लिखी गई, फिर सर्वे बना, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेटअप हुआ 1945 में। यूनिवर्सिटीज में एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट आया, कलकत्ता में आया, दिल्ली में आया, ओके। तो बड़े सारे जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे जिनके मैंने नाम आपको बताए, MN श्रीनिवासन, SC रॉय, DN मजुमदार, रेडक्लिफ ब्राउन, GS बुरे, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो अब MN श्रीनिवासन ने, एनके बॉस ने हिंदू मेथड्स ऑफ ट्राइबल एब्जॉर्प्शन की स्टडी की। ठीक है, अब MN श्रीनिवासन ने मैरिज एंड फैमिली ऑफ ह्यूमन इन मैसूर को स्टडी किया, रामपुरा विलेज को स्टडी किया, मैसूर के पास। इन्होंने कंसेप्ट दिया था संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ओके। फिर हम डिसंस्कृताइजेशन के बारे में भी पढ़ा। तो मैरिज एंड फैमिली को स्टडी किया मैसूर में, इसने MN श्रीनिवासन ने। तो ये सारा काम कब हो रहा था, कंस्ट्रक्शन फेज में हो रहा था। तो BS बुरा थे, उन्होंने रेशियल सर्वे किया इंडिया का, रेशियल क्लासिफिकेशन दी, रेशियल सर्वे किया। ठीक है, तो SS सरकार ने भी रेशियल सर्वे किया, DN मजुमदार ने भी रेशियल सर्वे किया, बंगाल में, यूपी में, गुजरात में। ठीक है,
तो इन चीजों की स्टडी हुई कहाँ पे? कंस्ट्रक्शन फेज में। कहाँ एथ्रोलॉजीज के ऊपर फोकस किया, मोनोग्राफ्स के ऊपर फोकस किया, पे मोनो फोकस एंथ्रोपोलॉजी का डिपार्टमेंट सेटअप हुआ, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेटअप हुआ। डीएन मजूमदार थे, इन्होंने थे रेशियल सर्वे कैरी आउट किया। डीएस गुहा थे, इन्होंने भी रेशियल सर्वे कैरी आउट किया। किया। ठीक है। उसके बाद आता है एनालिटिकल फेज। एनालिटिकल फेज में क्या हुआ? क्या पहले तो पहले जो कंस्ट्रक्शन फेज था ना, उसमें ट्राइबल की स्टडीज होती थी। स्टडी जो जो इंट्रोडक्टिव फेज था, इंफॉर्मेटिव फेज था, वहां पे जर्नल्स वगैरह हुए पब्लिश, तो एसेज वगैरह पब्लिश करते थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट की। ट्राइबल्स की स्टडी हुई थी उस टाइम पे भी, कंस्ट्रक्शन में भी ट्राइबल्स की स्टडी हुई। तो एनालिटिकल फेज में क्या हुआ? पहले तो डिस्क्रिप्टिव ट्राइबल स्टडीज होती थी, फिर अब एनालिटिकल स्टडीज होने लगी, कास्ट की स्टडी होने लगी, विलेज की स्टडी होने लगी। ओके। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की डेवलपमेंट हुई। एम एन श्रीनिवासन ने संस्कृताइजेशन किया, पेरोकलाइजेशन किया, यूनिवर्सलाइजेशन किसने स्टडी किया जो हम पढ़ेंगे, सैक्रेड कम्प्लेक्स स्टडी किया एलपी विद्यार्थी ने, है ना। तीन सिस्टम सिस्टम है, उसके तीन कंपोनेंट्स के बारे में बताया। सैक्रेड क्या क्या थे? तीन कंपोनेंट्स, सैक्रेड ज्योग्राफी, सैक्रेड स्पेशलिस्ट और सैक्रेड परफॉर्मेंसेस। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है वो जब ये डेवलप हुए तो उस पीरियड को हम बोलते हैं एनालिटिकल पीरियड। क्योंकि विलेज स्टडीज के ऊपर फोकस किया, कास्ट स्टडीज के ऊपर फोकस किया। देखो हम अपनी कर क्या रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी में, ड्यूटी क्या है? हम स्टडी कर रहे हैं, हम सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं। देखो हम बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, हम अपनी बॉडी की भी स्टडी कर रहे हैं, ए टू जेड। हम कल्चर को भी स्टडी कर रहे हैं, तो कंप्लीट स्टडी तो हो रही है इसमें, और क्या चाहिए? तो उसके बाद आता है बड़े सारे सोशलिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट आते हैं, डीएन मजूमदार, एम एन श्रीनिवासन। तो इन्होंने कंट्रीब्यूशन की, विलेज स्टडीज की, कम्युनिटी की स्टडी की। ठीक है। तो जैसे जीएन मजूमदार, डीएन मजूमदार ने बंगाल में, यूपी में, गुजरात में स्टडी की ट्राइब्स की। ओ ट्राइब की स्टडी की डीएन मजूमदार ने। ठीक है। अब एम एन श्रीनिवासन ने, देखो मैं बताता हूँ, एम एन श्रीनिवासन ने एक तो फैमिली एंड मैरिज इन मैसूर में स्टडी किया है। ठीक है। अब एम एन श्रीनिवासन स्टडी करते हैं रिलीजियन एंड सोसाइटी अमंग द कॉक्स ऑफ साउथ इंडिया। तो एम एन श्रीनिवासन की देखो बुक्स क्या है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, संस्कृताइजेशन। तो तीन बुक्स के नाम आप याद जरूर रखो एम एन श्रीनिवासन के। स्ट्रक्चर एंड फैमिली इन मैसूर, दूसरी है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, और एम एन श्रीनिवासन की तीसरी बुक का नाम है रिलीजियन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स इन साउथ इंडिया। तो इन्होंने बड़े कंसेप्ट दिए इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में। तो डीएन मजूमदार ने स्टडी की, एलपी विद्यार्थी ने स्टडी कम्प्लेक्स दिया। तो ये सारे काम जो हुए एनालिटिकल फेज में, पहले डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हुई, फिर एनालिटिकल स्टडीज हुई। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एवेल्यूएशन फेज में। अब एवेल्यूएशन फेज में क्या हुआ कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्रिटिकली इवेल्युएट किए वर्क्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, चाहे वो विलेज स्टडीज की हो, चाहे वो कास्ट स्टडीज की हो, चाहे वो ट्राइबल स्टडीज की हो। तो उनको जो है वो उसकी क्रिटिकली उसको स्टडी किया। ठीक है। तो डिफरेंट रिसर्च मेथोडोलॉजीज जो है वो इसमें अडॉप्ट हुई। तो उसके बाद क्या हुआ? अब इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का फोकस किस पे हो गया? जो प्रेजेंट सोसाइटी की जो प्रॉब्लम थी ना, उसके ऊपर फोकस करने लगा। तो नया डेटा कलेक्ट होने लगा, नई स्टडीज होने लगी, है ना। डेटा को नए तरीके से देखा जाने लगा।
ठीक है। तो जो रिलेशन था सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी के बीच में, वो तो था पहले से भी। ठीक है। तो अब प्रेजेंट एंथ्रोपोलॉजी जो है वो हमें सोसाइटी के नजदीक लेके जा रहा है, सोशियोलॉजी के नजदीक लेके जा रहा है। ठीक है। तो डिसिप्लिन जो है वो एग्रेरियन सोसाइटीज को भी स्टडी करती है, ट्राइबल सोसाइटीज को भी स्टडी करती है, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज को भी स्टडी करती है। ठीक है। तो अब एम एन श्रीनिवासन थे, एस सी द्यूब थे, इन्होंने पेनिट्रेट किया भाई सोशियोलॉजिस्ट में, तो दो डिसिप्लिन को कंबाइन किया। तो कंक्लूजन में हम क्या बोलते हैं कि इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इंडियन कल्चर्स के बारे में बात किया, ट्रांसफॉर्मेशन की बात की। ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है वो चेंजेस है। ग्रोथ ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजीज के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो गाइस इसके अगले टॉपिक हम न्यू वीडियोस में तैयार करेंगे। तो गाइस तब तक के लिए आई थिंक गाइस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें गाइस, और एंड तक जरूर देखें गाइस, और कमेंट्स जरूर करें, फीडबैक जरूर दें। थैंक यू गाइस।